Everyone, today I'll discuss about behavior of conductors in electric field. So we have some points about this topic. First one point is net electric field in the interior of a conductor is zero. It means कोई भी कंडक्टर का इन साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा जीरो मिलता है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो मिलता है. वो कैसे मिलता है उसी को हम लोग को जानना है. तो देखो कुछ टाइप से अरेंज हम करके पहले से रखे हैं. देखो इधर से प्लस साइन, इधर से माइनस साइन. ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से जा रहा है और इस कंडक्टर कुछ टाइप से हम कंडक्टर को अरेंज कर दें कि ये कंडक्टर कुछ इस टाइप का है, इस शेप का है. यदि इस शेप का मेरा कुछ एक कंडक्टर है तो इसमें होगा क्या, इस कंडक्टर का जितना भी चार्ज है वो सेपरेट हो जाएंगे. कैसे कैसे? प्लस के तरफ माइनस सेपरेट हो जाएगा और माइनस की तरफ प्लस सेपरेट हो जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ऐसा अरेंज हो जाएंगे. यदि ऐसा अरेंज होता है तो जो हमारा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा. क्योंकि देखो प्लस टू माइनस, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा अरेंज हो जा रहा है लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, और ये जो अंदर इसका घुस रहा है, अंदर जो जा रहा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट टू राइट. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक का डायरेक्शन इधर है आउटसाइडर का और इनसाइडर का डायरेक्शन इधर है, और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम है. और हम 100% जानते हैं कि उतना ही चार्ज को अट्रैक्ट करेगा जितना एक्सटर्नल उसके साथ एंटर करेगा. ये जितना एक्सटर्नल फील्ड इसमें एंटर करेगा उतना ही उतना ही अट्रैक्ट करेगा प्लस की तरफ. तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमको सेम मिलेगा, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. तो ऐसे कंडीशन में हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमको नेट क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. क्योंकि हम लोग जानते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग दोनों को ऐड करते हैं. तो एक का साइन माइनस होगा इंटरनल का, इसलिए यहाँ साइन माइनस दे दिए तो क्या रिजल्ट मिला हमको? जीरो मिला. तो ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट. और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो. अब बोलता है कि इसके अंदर चार्ज भी जीरो होता है. ये कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग कि नेट चार्ज आखिर कैसे जीरो होता है इसके अंदर. तो नेट चार्ज को जीरो कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो इसके लिए कह सकते हैं कि एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे हम लोग अरेंज करेंगे. देखो कैसे. यदि मान लें कि इस गैप में हम एक गॉसियन सरफेस बना दो कुछ टाइप से. गॉसियन सरफेस आप जानते हो, गॉसियन सरफेस कुछ टाइप से बना दिए. जब अंदर में मेरा चार्ज ही नहीं है, क्योंकि सारा चार्ज किधर चला गया? इधर खींच लिया प्लस और माइनस, इसको इधर खींच लिया, अपने अट्रैक्ट कर लिया दोनों एक दूसरे से, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं. तो ऐसे में हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यदि गॉसियन सरफेस है तो यहाँ से यदि हम फ्लक्स निकालना चाहें तो फ्लक्स का हम लोग जानते हैं फार्मूला E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. ये फार्मूला हम लोग को पता है. तो यहाँ पे यदि हम इंटीग्रेशन हटा दें, डायरेक्ट लिखें ई एस डी एस का हो गया पूरा एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन. अब देखते हैं चार्ज आखिर कैसे जीरो हो रहा है, उसको भी आपको जानना है थियोरेटिकली. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अभी देखें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? जीरो था. यदि ये जीरो हो गया तो ये पूरा क्या कर देगा? इस टर्म को जीरो कर देगा. तो यहाँ से क्या मिला? जीरो इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ये एप्सिलॉन यहाँ गया, क्या मिल गया हमको रिजल्ट? क्यू इज इक्वल टू जीरो. कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है तो अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस, वहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर हम जनरेट मतलब बना लिए अपने से, तो हम जानते हैं कि यहाँ से फ्लक्स मिलने वाला है. तो जब अंदर में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स का तो बात ही नहीं है. फ्लक्स तो होना ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला ही जानते हैं. ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. नेट चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो पूरा टर्म को जीरो कर दिया. यदि ये जीरो हो गया तो हमको चार्ज भी क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा. ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड बिहेवियर चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि चार्ज जो है हमेशा रिसाइड करता है सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि यदि किसी भी कंडक्टर को रखेंगे तो सरफेस पे ही वो रिसाइड करेगा. जितना भी चार्ज है सब सरफेस पे चला गया. आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अरेंज हुआ तो माइनस जो है प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और प्लस जो है माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. तो 100% यहाँ तो दिख रहा है हमको कि इसका जितना भी चार्ज है वो सरफेस पे ही रिसाइड कर रहा है, सरफेस पे ही रहता है हमारा चार्ज. क्योंकि बीच में तो चार्ज हमको अभी फिलहाल मिला, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको क्या मिला? जीरो मिला. तो जितना भी इसका चार्ज है वो सरफेस पे चला जाता है. ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये तीसरा पॉइंट. अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ नंबर क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर. अब बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसका वोल्टेज जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो इसका कांस्टेंट मिलेगा हर एक पॉइंट के लिए. किसी भी कंडक्टर में यदि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा देते हो तो तुमको क्या है कि इसका पूरे रीजन में तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कांस्टेंट मिलेगा. वो कैसे मिल सकता है? तो उसका रीज़न हम बताते हैं. देखो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, ये
इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड भी रिलेशन, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का रिलेशन पढ़ चुके हैं। तो उसमें हम लोग पढ़े थे इसका रिलेशन कि E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, कुछ टाइप से पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखो यहाँ से हम लोग डी वी को सब्जेक्ट करते हैं, डी वी इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ई डॉट डी आर, इतना मिलेगा। ठीक है, चलो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इंटीरियर में जीरो है, पूरा इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि डी वी जो मिल रहा है वो किसके बराबर मिल जाएगा, डी वी इज इक्वल्स टू जीरो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो है तो हमको ये पूरा टर्म क्या मिल जाएगा, जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो डी वी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको, जीरो। यदि डी वी जीरो है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वी है जो सो क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, सो देखो तुम इसका डिफ्रेंशिएट करो, किसी के भी रिस्पेक्ट में तुम कर लो वी का, तो वी का यदि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ही ना रिजल्ट आएगा। जस्ट उल्टा सोच के थोड़ा देखो कि यदि डी वी जीरो है इसका मतलब है वोल्टेज कांस्टेंट है, क्योंकि किसी इस वोल्टेज का हम यदि डिफ्रेंशिएट करें तो हमको ही मिलेगा। या तो फिर तुम दूसरे तरीके से देख सकते हो, डी वी मीन्स व्हाट, चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स व्हाट, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, जीरो मिल रहा है। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, तब जा करके हम लोग क्या लिखें, डी वी इज इक्वल टू जीरो। वी फाइनल मीन्स व्हाट, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे मान लो या फिर यहाँ पे मान लो, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस हमको जीरो मिल रहा है, इसका मतलब इस पूरे कंडक्टर के अंदर जो मेरा पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो है। डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर एक पॉइंट के लिए हमको जीरो मिल रहा है। इट मीन्स जितना पोटेंशियल फाइनल का होगा उतना ही पोटेंशियल इनिशियल का होगा, तभी तो हमको जीरो मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में कह सकते हैं कि वी जो है इस पूरे कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है। ड्यू टू अब यदि वैसा आप नहीं समझ पा रहे हो तो इस फॉर्मूला से समझो कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पे आ गया ना, कि डी वी इज इक्वल टू जीरो कैसे है, तो समझ गए आप इस फॉर्मूला से। ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, अब इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से ही हम लोग देख लिए कि यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डी वी इज इक्वल टू ई डॉट टी आर मिलता है। माइनस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस लगा दो यहाँ पे, फिर यहाँ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया मेरा, जीरो। डी वी इज इक्वल टू जीरो। अब इस डी वी इज इक्वल टू जीरो को ही हम लोग लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बिकॉज यहाँ पे लिखे दिखाते हैं कि वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब इसको यदि तुम निकालो डी वी बाई डी आर के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, डी कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई डी आर के ही रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो देखो डी वी इज इक्वल्स टू जीरो और ये डी आर उधर चला जाएगा तो क्या हमको रिजल्ट मिलेगा, जीरो ही तो मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ऑलवेज जीरो फॉर अ कंडक्टर व्हेन अ कंडक्टर प्लेस्ड ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी कंडक्टर को रखते हो तो आपको हमेशा वहाँ का पोटेंशियल जो है, उस पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल हर एक पॉइंट के लिए आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, ये इसका रीजन था, मेन फंडा था। ठीक है, और भी यदि समझना चाहते हो उसको बेटर तो देखो यहाँ पे मेरा पॉइंट है, चार्ज तो रिसाइड किधर कर रहा है, सब आउटसाइड में रिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि ये आता है इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, यहाँ तक आएगा। तो चार्ज यहीं तक है, जब चार्ज यहीं तक है तो पोटेंशियल तो मेरा यहाँ तक ही जनरेट होगा। मान लो इस पॉइंट पे 5 वोल्ट जनरेट हो गया पोटेंशियल मेरा, 5 वोल्ट। अब इधर आएगा अंदर तो इधर तो वर्क नहीं ना करना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज ही नहीं तो वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा तो डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ला सकते हैं इसको हम लोग। तो जब वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, हम लोग जानते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो जब चार्ज ही नहीं है तो वर्क तो उतना ही, मतलब पोटेंशियल तो उतना ही रह जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तक मेरा ये सरफेस पे 5 वोल्ट है। तो सरफेस के अंदर कितना ही नीचे तुम चले जाओ तुमको हमेशा उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट ही मिलेगा, बिकॉज ऑफ देयर इज नो वर्क। यहाँ से यहाँ तक में कोई वर्क नहीं हो रहा है। यदि वर्क ही नहीं हो रहा है तो जो पोटेंशियल का है वही रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट तक लाने में हमको 5 वोल्ट जनरेट हुआ पोटेंशियल। अब इसके अंदर चार्ज ही नहीं है तो कोई उसको रोकने वाला तो है नहीं, तो किस पर वर्क करोगे। तो ऐसे कंडीशन में बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में हम लोग आ तो गए लेकिन वर्क नहीं हुआ, वर्क जो था वो कांस्टेंट रहा 5 वोल्ट। या तो इससे यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको समझो, ये भी आपका मेथड है, 2 मेथड से आप समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट वन पॉइंट इज क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट तो हो गया एंटायर कंडक्टर, पूरे कंडक्टर में कहीं भी तुम देखो पोटेंशियल सेम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी भी बोल सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी या तो डिस्ट्रीब्यूशन मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स।
मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के लिए। कैसे? देखो, यदि हम कुछ इस टाइप से सरफेस एक बना दें, कुछ इस टाइप से, ये देखो सरफेस कुछ इस टाइप से बना दिए, ऐसे बना दिए। यदि इस पर चार्ज को कुछ इस तरह से कंटिन्यूसली अरेंज कर दो, पॉजिटिव चार्ज कुछ टाइप से मैं अरेंज कर रहे हैं इस पर, ये देखो किस टाइप से अरेंज कर रहे हैं, कुछ अरेंज कर दिए, तो हमको क्या पूछ रहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द सिग्मा इज इक्वल्स टू व्हाट? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि दिस वन सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट को तुम देखो, इस पॉइंट को, तो यहाँ पे सरफेस एरिया हमको बड़ा मिलेगा और इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे सरफेस एरिया छोटा मिलेगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी मैक्सिमम हियर, यहाँ पे मैक्सिमम होगा और यहाँ पे मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है यहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम, तो ये मिनिमम हो जाएगा। और इस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो मिनिमम है, सरफेस एरिया मिनिमम है, तो डेंसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मतलब सरफेस छोटा तो सरफेस डेंसिटी बड़ा, और सरफेस बड़ा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी छोटा। ठीक है, दिस इज द रीजन। नेक्स्ट वन पॉइंट इज सरफेस, ये तो हो गया। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये बहुत ही सिंपल है, देखो इसको आप समझ सकते हो यहाँ पे कि हम लोग कोई भी कंडक्टर के अंदर क्या बोले कि चार्ज हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। जब अंदर में चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्शन। शील्डिंग मीन्स प्रोटेक्शन, या फिर कैविटी बोल सकते हैं हम लोग, कैविटी। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ऐसा चीज़ है वो तुमको प्रोटेक्ट करता है। कैसे? कार के अंदर तुम हो, कार के अंदर, तो कार का जो अंदर का बाहर का पार्ट है वो किस चीज़ का बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है। तो चार्ज जितना भी रिसाइड करेगा बाहर में रिसाइड करेगा। थंडरिंग यदि होगा तो थंडरिंग होगा तो यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अंदर तो जा ही नहीं पाएगा बिकॉज चार्ज ही नहीं है। तो वहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बन ही नहीं रहा है, तो तुम सेफ हो, यहाँ पे तुम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसी तरह कंप्यूटर का CPU वगैरह भी होता है, या तो कोई भी गैजेट्स होते हैं, कोई भी डिवाइस होते हैं, सबके ऊपर मेटालिक कवर लगाया जाता है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि अंदर जितना भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो जितना भी वो डिवाइस है उसको कोई इफेक्ट नहीं डालता है हमारा बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज ए डिवाइस टू प्रोटेक्ट टू गैजेट्स एंड एवरीथिंग। कुछ भी उसको मतलब आप बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है, तो क्या उसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जाना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थंडरिंग जो होता है ना, थंडरिंग भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। वो थंडरिंग इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक करंट है वो जो चार्ज को मतलब करंट को डेवलप करता है। तो यदि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बाहर में ही आकर के यहाँ बाहर तक आ गया, लेकिन अंदर में चार्ज ही नहीं है और चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि देर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी कैन नॉट कनेक्ट टू करंट। मतलब करंट को अंदर कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे बॉडी को। ओके, सो ये सब इसका एग्जांपल था, आप बुक से इसको देख सकते हैं बहुत और डिटेल में। ओके देन, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।